नमस्कार। YouTube चैनल के सुनांचली कॉर्नर पर आज से आप सुन सकते हैं उपन्यास कोहबर की शर्त। कोहबर की शर्त जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने। उत्तर प्रदेश में बलिया से पूरब तीसरा स्टेशन रेवती उतरकर चलने पर लगभग 3 मील पूरब और दक्षिण के कोने पर एक गांव है बलिहार। चारों ओर 5-7 गांवों से घिरा हुआ। इन गांवों को उत्तर और पूरब से वृत्ताकार घेरती हुई रेल की पटरियां बिहार राज्य में प्रवेश कर गई हैं। पश्चिम दक्षिण में गंगा सरजू की जलधाराएं हैं। दोआब में बसे हुए ये दो गांव बलिहार और चौबे छपरा इस उपन्यास की कथा भूमि है। आप सभी ने दो फिल्में अवश्य देखी होंगी। पहली नदिया के पार और दूसरी हम आपके हैं कौन। ये दोनों फिल्में अपने समय की सुपरहिट फिल्में कहलाती हैं। इन दोनों फिल्मों का जो कथानक है वह उपन्यास कोहबर की शर्त पर ही आधारित है। तो लीजिए सुनिए इसी उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 1 का वाचन। कचहरी से काका को 4 बजे फुर्सत मिली। 3 बजे मुकदमे की पेशी हुई। 4 बजे तक बहस। बाहर निकलते ही वकील से विदा मांगी और गाड़ी पकड़ने स्टेशन की ओर लपके। स्टेशन पहुंचते पहुंचते पसीने से नहा गए। पूरब वाली 5 बज्जी प्लेटफार्म पर खड़ी थी। बैठने को जगह खोजने लगे। रोज की तरह सांझ को घर लौटने वाले मुकदमेबाज और बिना टिकट चलने वाले स्कूली लड़कों से बलिया से पूरब जाने वाली यह गाड़ी खचाखच भर गई थी। सारी भीड़ 5 स्टेशनों तक थी। पहले स्टेशन बांसडीह पर ही भरभरा कर भीड़ उतर जाती है, लेकिन काका को 3 स्टेशन रेवती तक जाना था। पूरी गाड़ी के 2 चक्कर लगाने के बाद बड़ी कठिनाई से एक डिब्बे में खड़े होने को जगह मिली। जगह तो मिली, लेकिन गर्मी के मारे खड़ा रहना भी कठिन लगने लगा। अंगोछे से हवा करते हुए चुपचाप बाहर देखते रहे। गाड़ी चली तब जान में जान आई। बांसडी के बाद सहंतवार, फिर रेवती आया। काका उतरे तो दिन डूबने में अभी 1.5 घंटे की देर थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरब दक्षिण के कोन पर गढ़ सा बसा हुआ गांव बलिहार दिखाई देने लगता है। धरती तो 2 ही कोस की है, लेकिन चलाती बहुत है। स्टेशन से चौबे छपरा के बीच का चौड़ा सपाट ताल जल्दी कटता ही नहीं। आजकल तो रामपुर के सामने भरी हुई नदी सोना पार करनी पड़ती है। अगर नाव न मिली तो देह के सारे कपड़े सिर में लपेट तैरना पड़ता है। अजोर रहते अगर पहुंच गए तब भी गनीमत रहती है, नहीं तो सजलौके में इस उफनती हुई नदी को देखकर हिम्मत छूट जाती है। भादों की साज का कौन ठिकाना। बादल उमड़े तो पहले ही घटा घिर आई। फिर काका को रात में रतौंधी होती थी। प्लेटफार्म पर उतरकर एड़ी के बल उचक उचक कर काका ने उतरे हुए लोगों को ध्यान से देखा, लेकिन जब गांव का कोई न दिखा तो बाहर निकलने के लिए बहुत फुर्ती से फाटक की ओर बढ़े। स्टेशन के सीमा के बाहर ढलान के नीचे महाजन की दुकान के पास पहुंचे तो उसने टोका, इधर कहाँ तिवारी जी। काका चलते चलते बोले, गांव जा रहा हूं महाजन, रुकना नहीं होगा। आज अकेले हूं, इसी से तेजी है। राह तो बंद हो गई है, हैं? काका चलते चलते रुक गए। क्या कहा? कितने दिनों पर बलिया से लौटे हैं? 3 दिनों पर। गया था सुख को, पेशी हुई आज सोमवार को। तभी तो मालूम नहीं है। पानी तो पोखरे तक चढ़ आया है, देखते नहीं? सारे लोग पटरी के किनारे किनारे पुल की ओर छारा पकड़ने को बढ़ रहे हैं। मित्रों, छारा छोटी नाव को कहते हैं। छारा चलने लगा क्या? खूब। चारों ओर जवार में पानी भर गया। अभी छारा नहीं निकलेगा। अब तो स्टेशन आना जाना और भी आसान हो गया।
पुल से 4 पैसे सवारी, यहां बैठकर एकदम गांव पर उतरना। हमने भी कहा कि लोग पुल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। 3 दिन में सरेह डूब गई तो भगवान जाने आगे क्या हो। कहकर काका स्टेशन की ओर वापस मुड़े, जहां से पटरी के किनारे किनारे पूरब की ओर बढ़े। पुल पर पहुंचे तो केवल 2 छारा ही बची थी, जिनमें 10-10, 12-12 लोग बैठे थे। दिन पहले से ही भरकर आगे बढ़ गई थी। चौबेपुर, पियरौटा, रामपुर, अचलगढ़, छेड़ी और अपने गांव बलिहार के चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता था। दूर तक फैली हुई इस अपार जलराशि को काका देखते ही रह गए। परसों आए थे तो सरेह में भदई लहरा रही थी, और आज उसका नामो निशान तक नहीं। 7-7 फीट ऊंचे जोन्हरी जनेरा के पौधों की फुनगी तक दिखाई नहीं देती। चारों ओर गंगा का मटमैला उबलता हुआ जल हिलोरे मार रहा था। धन्य हो माता गंगा। काका ने झुककर किनारे से अजूरी भर जल ले माथे पर चढ़ाया और डंडे के सहारे एक छारा पर चढ़ गए। छारा को पूरी सवारियां मिल गईं तो एक मल्लाह अगली फेंक पर तथा दूसरा पिछली फेंक पर बैठकर पतवार चलाने लगे। छप छप करता हुआ छारा मटमैले जल पर बढ़ चला। बड़ी आस थी कि युग युग का संकट अब दूर हुआ। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए काका बोले, कैसे तिवारी जी? सामने बैठे पटवारी शिव बालक लाल ने पूछा। बात बच जाने से आस थी कि इस साल पानी नहीं चढ़ेगा। हाँ, सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके यह बांध बंधवाया, लेकिन पानी के वेग को भला ऐसा बांध क्या रोकता। पानी ने धक्का मारा, तेलिया नाला के पास बांध दरक गया और देखते देखते सरेहों में लबालब पानी। अपार जल पर पतवारों की छप छप के साथ पानी काटता हुआ छारा आगे बढ़ रहा था। जिधर देखो उधर ही जल। रेवती के आगे गोलाई में घूमी हुई रेलवे लाइन के चारों ओर जहां तक आंखें देख सकती थी, जल ही जल दिखाई पड़ता था। 84 की जनेरा जोनहरी की कछो फसलें फुनगियों तक डूब गई थी। बस खेतों में जहां तहां खड़े बबूल के पेड़ ही दिखाई पड़ते थे। चौबे छपरा पहले पड़ता था। किनारे से सटकर मल्लाहों ने छारा लगाया। 5-7 आदमी उतर गए तो मल्लाहों ने बाकी लोगों को इधर उधर सरक कर बैठने को कहा, ताकि आगे पीछे और बीच का भार बराबर हो जाए। भार बराबर करके जब छारा आगे बढ़ा तो पीतंबर लाल बोले, हमको तो प्योरौटा उतारते चलते भाई। वाह, छारा पर सवारियां बैठी हैं दक्षिण के लिए, छारा जाए पश्चिम की ओर। काका बोल पड़े, चुप रहिए आप, मैं मल्लाहों से कहता हूं। चुप चुप करोगे तो आकर पानी में उलट दूंगा। मल्लाह जैसे इनके बाप के नौकर हैं। हमने खवाई नहीं दिया है क्या? खवाई दिया है रामपुर में उतरने की, वहां से पैदल प्योरौटा चले जाइएगा। अगर हम पैदल चलने लायक न हो तब बलिया से 3 पहिया संग में ले आए होते। मुंशी पीतम्बरलाल गुस्से से लाल हो गए। देख लीजिए आप लोग कैसी बोली बोल रहे हैं, ये बलिहार के तिवारी जी। काका हंसने लगे। 3 पहिया का नाम खराब लगता है तो अलग एक छारा प्योरौटा के लिए किए होते। कौन कहे पैसे की कमी है, कानून गोई में अपराध की रकम तो काटे हो। छारा पिपरा बाबा के पास पहुंच रहा था। नदी में झुकी हुई लंबी टेढ़ी डाल को पानी छू रहा था। काका के मुंह से अचानक निकल गया, बाप रे, 3 दिनों में पानी इतना बढ़ गया। बलिहार आ गया था। हिसाब से मल्लाहों ने किनारे वाले पीपल के पेड़ की सोरों से छारा सटा दिया। पीतंबर लाल की बगल से काका उतरकर बोले, कहा सुनी क्षमा करना मुंशी पीतंबर लाल। पीतंबर लाल और भी चिढ़ गए। पीपल की सोरों से पतवारों को टेक दे मल्लाह ने छारा का मुंह मोड़ दिया। छारा आगे की ओर बढ़ गया। ऊपर चंदन खड़ा था। काका ने टिकरी वाली गमछा उसे पकड़ा दी।
आगे आगे चंदन, पीछे पीछे काका अपने घर के लिए चल पड़े। यह था उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड एक के भाग एक का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड एक के भाग दो का वाचन। काका निकसार में ताला डालकर जैसे ही खंड के लिए मुड़े कि सामने से आती हुई नेऊर हजाम की औरत दिख गई। वह रुक गए। बड़ी थाली को अंगोछे से तोप कंधे पर टिकाए नाउन काका के पास पहुंची तो बोले, "का है ठकुराइन, है क्या?" ठकुराइन चुनहरा के बोली। काका को मौका मिल गया। आज तो लहरदार टिकुली साट के निकली हो। काका चुप हो मुस्कुराने लगे। लेकिन नाउन भी एक तेज थी। भीतर से खुश हो लेकिन ऊपर से बिगड़ कर बोली, "तो का तुम पर साटी है?" काका हंसने लगे। "हम पर एक भी साट लेती तो हमारी किस्मत बन जाती। 20 साल से टुकुर टुकुर ताक रहा हूं। यह तीसी फूल की चुनरी, बाप रे बाप, जैसे तुम ही तो खरीद के दिए हो। हम, अरे, एक बार इशारा कर देती तो तीसी फूल की जगह बनारसी साड़ी होती ठकुराइन। परगसिया मलाहिन तो बनारसी साड़ी पहन पहन के ही मर गई। कहां परगसिया कहां तुम, राम राम। तुमने भी किसका नाम लिया? हमारे लिए हमारा भतार है, 40 के रड़ुआ। कुछ तो शर्म हया करो। कौन कहे कि तुम ही बार बिटिया हो। नाती पोतों से घर भरा है। सिंगार पटार देखो तो जवान पतोहू से भी बढ़ चढ़ के। घर से निकल के सबका सिंगार पटार ही निहारते चलते हो। लो अपने घर का बायना। नाउन तुनक कर बोली, "बाप रे बाप, इस उमरी में भी हाव भाव जस का तस है।" आगे जवाब देने के लिए नाउन रुकी नहीं। काका के हाथों में बायना पटक कर झेपती हुई नाउन आगे बढ़ गई। काका खंड चले आए। लगभग 12 बज रहे थे। आकर कुबेर के खंड में बैठ गए। खंड में लोगों की बातचीत से जाना कि दुबे छपरा के सहुआ की बेटी के ब्याह में नाच और नौटंकी दोनों आई है तो मन में गुदगुदी होने लगी। तभी बगल में बैठे बचनवा ने काका के कान में चुपके से कह दिया कि नाच देखने के लिए आज रघुनाथ की नाव खुलेगी। तो उनके मन में हिलोरें उठने लगी। लेकिन ठीक ठीक पता कैसे लगे? काका बेचैन होने लगे। पदुम तो पूछने पर दिल लगी करने लगता है। आज तक शायद ही किसी बात का सीधा जवाब दिया हो। काका जानते थे रघुनाथ की नाव खुली तो दल के पदुम, कृपाल, अनिरुद्ध और सुमेसर चारों के चारों गोल बांधेंगे। काका थोड़ी देर तक बैठे रहे पर रहा न गया तो बारी रामकृपाल, अनिरुद्ध और पदुम के खंड में चक्कर काट आए। कृपाल के पेट में दर्द था। पदुम के बैल के सिंग टूट गए थे। दूसरे गांव दवाई बधवाने जा रहा था। अनिरुद्ध ने कहा कि उसके पैर में मोच आ गई है। सहुआ के घर नौटंकी आए चाहे बाइस्कोप, कौन देखने जाए? काका निराश होने वाले जीव न थे। रघुनाथ की पलानी में पहुंच ही तो गए। पलानी के आगे नीम तले रघुनाथ के बाप मलिकार बैठे थे। स्पष्ट वक्ता होने के कारण दूसरे के मुंह पर ही बात मार देते थे। पद में काका के बड़े भाई लगते थे, इसीलिए काका उनके सामने जाने से प्रायः कतराते थे। लेकिन नाच देखने की झोंक में वह सब कुछ भूल गए। काका को देखते ही मलिकार बोले, "किधर से कुलबोरन?" सरे घूम के। बिना सोचे समझे काका ने जवाब दे दिया, "भादों की बाढ़ में सरे घूम के कि नाच के चक्कर में निकले हो? हमको तो रतौधी होती है मलिकार, नाच से हमें क्या मतलब? बचपन का मैं हुआ लेकिन सजलौके में ही अभी सुई में डोरा डाल दूं और तुमको 40 में ही रतौधी होने लगी। वाह रे कृपा निधान, नाच का नाम सुना कि बायल्ला, आगे नाथ न पीछे पगहा। अब तो छोड़ो धर्मावतार, खंड दुआर पर बैठने की अवस्था हुई।
मिजाज नवहीं से भी बढ़ के, क्या देखे हो मलिकार, जो ऐसे बोलते हो? मलिकार हंसने लगे। लंगोटी पहनते थे, तब से तुमको देख रहा हूं। हम ही से पूछते हो कि क्या देखे हो? 16 साल का भतीजा ओंकार घर में कुंवारा पड़ा है। यह नहीं होता कि घेर घार कर उसका ब्याह करा दे। आज यहां गौनई, कल वहां नाच। इससे फुर्सत मिले तब तो आगे की चिंता हो। दत्त तेरी की, क्षण भर इनके खंड में कोई आया नहीं कि लगे उपदेश छाटने। काका कुछ नाराज होते हुए बोले, लो चले तुम्हारे खंड से। कोई पास आया नहीं कि जहर उगलने लगे। खंड के ऊंचे चबूतरे पर से काका नीचे उतर रहे थे कि घर से बैलों का दाना भूसी लेकर मलिकार के लड़के रघुनाथ आ गए। आंख नीची कर सामने बंधे बैलों को दाना चलाने लगे। दाना देख बैलों की घंटियां टुनटुनाई तो लोटा उठाकर मैदान जाते हुए मलिकार बोले, लो आ गए बबुआ जी, बतिया के तय तपाड़ कर लो, मैं तो काम से चला। मलिकार को जाते देख काका रुक गए, लेकिन रघुनाथ भी गुमसुम रहे। बात खुली नहीं तो काका फिर अपने खंड में चुपचाप लौट आए और ओंकार को मालगोरुओं को जल्दी जल्दी खिला पिलाकर चरण से हटा देने की सलाह दी। पितिया होते हुए भी अपने इस स्वभाव के कारण काका अपने भतीजे ओंकार से दबते थे। बैलों की नाद में भूसा डालते हुए ओंकार ने बोली फेंकी, आज बड़ी जल्दी मची है काका, कहीं का पायत है क्या? जल्दी क्या, बाढ़ बूढ़े का दिन, अनहार होने पर मस माछी के मारे गोरू खाते नहीं। एक दिन जरा जल्दी कह दिया तो पूछता है कहीं का पायत है क्या? हो भी तो मानुष तन है, जनावर तो नहीं। अपने खंड से अनिरुद्ध सब सुन रहा था। वहीं से चिल्लाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, कटे न आज रात भर नौटंकी। अच्छा परमेश्वर का बेटा, गौजी खेत कोड़ार की, मालगुजारी तो बाप ने टिकरी में झोंक दिया। अब पितिया से प्यूरी तुम न करोगे तो करेगा कौन? अनिरुद्ध चुप लगा गया। थोड़ी देर के बाद काका ने बसवार में से खरपतवार बीनकर गोरुओं पर लगने वाली मक्खियां और मच्छर भगाने के लिए धुआं कर दिया। उसके बाद घर चले गए और वहां से बना खाकर दिया बत्ती जलते जलते रघुनाथ के खंड की ओर बढ़े। फेर में थे कि मलिकार के रहते नाच देखने चलने की बात कैसे होगी, किंतु पहुंचने पर जाना कि वह सांझ की गाड़ी पकड़ने को स्टेशन चले गए तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भीतर से प्रसन्न किंतु ऊपर से चुप। काका रघुनाथ के खंड के आगे नीम तले पड़ी हुई चौकी पर चुपचाप जा बैठे। उधर गोल में राय हो रही थी कि काका को आज छोड़ दिया जाए। मलिकार मुकदमे के लिए बलियां चले गए। अगल बगल के नवहीं नाच देखने जाएंगे ही, खंड सुना पड़ जाएगा। रात में कोई अगोरने वाला भी तो रहना चाहिए। रघुनाथ घर से खाकर लौटे तो देखा काका जमे हैं। वह कुछ नहीं बोले और बैलों को चरण से हटाकर पलानी में बांधने लगे। तभी रघुनाथ के संगी रामकृपाल को काका पहचान तो न सके, लेकिन बोली से चिन्हकर बोले, कहाँ यारो, आज कहाँ की तैयारी है? रामकृपाल कुढ़कर बोला, काम न धाम, बस दिन रात नौटंकी। नाच देखने चलना हो तो आज अपनी नाव ले चलो। काका चुप रहे। बस? रामकृपाल फिर बोला, दूसरे के ही कंधे पर बंदूक रखकर फायर करना जानते हो? अपनी नाव खोलने को कहा तो बोलती बंद हो गई। साझे की नाव है बेटा, अबका की नहीं कि जब चाह खोल दिया। साझे की है तो तुम्हारा भी तो हिस्सा है। नाच देखने का मन हो तो आज अपनी डोंगी ले चलो। सब दिन तो रघुनाथ की नाव पर झिलिर काटते हो, एक रात अपनी ही रहेगी तो क्या कम मजा मिलेगा? काका फिर भी चुप रहे तो रामकृपाल बोला, चलना हो तो जल्दी बोलो, नहीं तो हम लोग चले। काका फेर में पड़ गए। बचाव का कोई और उपाय न सूझा तो बोले, अच्छा जाओ खोल लाओ, लेकिन ओंकार को पता न चले, नहीं तो सवेरे आफत कर देगा।
खोल क्यों लावें? सब लोग आगे पिपरा बाबा के पास चढ़ जाना। रामकृपाल नाव खोलने चला। बाकी लोग पिपरा बाबा की ओर बढ़े। रतौंधी के कारण रात में काका को पूरी तरह दिखता नहीं था। इसीलिए पिपरा बाबा के पास करीब 10 आदमी जुट गए, जिनमें ओंकार भी था। दुबे छपरा और बलिहार के बीच की दूरी पैदल चलने पर लगभग 2 मील की है, पर बाढ़ के दिनों में नाव से आने जाने के कारण राह सीधी हो जाती है, जिससे दूरी तो कम हो जाती है पर समय अधिक लगता है। बाढ़ के दिनों में बलिहार के चारों ओर 3-4 कोस में पानी फैल जाता है और इस हद के सारे गांव के बीच में जैसे नदी के द्वीप बन जाते हैं। मवेशी चारा के लिए तड़प जाते, लोगों में त्राही त्राही मच जाती। किंतु गांव के चारों ओर बाढ़ का ठहरा हुआ जल महीने 1.5 महीने तक लोगों को नाव में विहार करने का एक अद्भुत सुख देता था। दिन में लोग छोटी छोटी डोंगियों में इधर उधर आते जाते, क्योंकि आने जाने का साधन सिर्फ ये डोंगियां ही रह जाती। किंतु इस फैले जल पर डोंगियों में रात में घूमने का सुख झिलहीर बाढ़ की और परेशानियां कम से कम रात भर के लिए तो भुला ही देता। चांदनी रात में छोटी छोटी डोंगियों में ढोलक और हारमोनियम के साथ गांव के नौजवानों का दल जब झिलहिर को निकलता तो दृश्य देखते ही बनता। रात के लगभग 8 बजे नाच देखने वालों से भरी हुई बलिहार की डोंगी दूबे छपरा की ओर बढ़ी। पारी पारी सभी डोंगी खेते जा रहे थे। मील भर पहले से ही बारात के बड़े तंबू में जलते हुए दर्जनों पेट्रोमैक्सों की रोशनी डोंगियों में भरे हुए नच देखुओं के मन में अपार उत्सुकता भर रही थी। पास पहुंचे तो देखा 2 बड़े बड़े तंबू नच देखुओं से खचाखच भरे थे। नाव पास की बसवारी में बांध दी गई। जिसको जहां जगह मिली भीड़ में बैठ गया, लेकिन रघुनाथ काका के साथ बैठे। पैर तले डंडा दबाकर काका बैठे, पीछे रघुनाथ। सामने मंच का पर्दा अभी उठा नहीं था, इसलिए लोगों में कुछ बेचैनी सी थी। सहुआ की बेटी की बारात में 3 चीज, नौटंकी, नाच और ठेठर, रात भर की मौज। ऐसा मौका जवार में कहां मिलता है। एकाएक पटाखा छूटा और धड़ाके की आवाज के साथ सामने का पर्दा उठा। नौटंकी शुरू हुई। ठाकुर की जवान बेटी ब्राह्मण के लड़के के साथ भागने की जिद कर रही थी। लड़का बार बार इनकार कर रहा था। अंत में जब लड़की ने कोई और उपाय नहीं देखा तो कहने लगी कि यदि वह उसे भगाकर नहीं ले जाएगा तो हल्ला मचाकर वह अपने घर वालों को बुलाकर उसकी दुर्गति करा देगी। सामने मंच पर ब्राह्मण का लड़का पसोपेश में पड़ा हुआ था। लड़की अपने भयंकर रूप में खड़ी हुई लड़के के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। काका, रघुनाथ पीछे से बोले, का है रे, देख रहे हो कि नहीं? देख रहा हूं बेटा, कैसा कलिकाल लगा है, धर्म का नाश हो गया है। वाह रे तिरिया चरित्र। मंच पर लड़का ठाकुर की बेटी को पद में उत्तर देने लगा। काका दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को बगल से घेरकर नौटंकी देखने में जुटे। लगभग 2 घंटे के बाद रघुनाथ चुपके से उठे और डोंगी को हटाकर दूसरी बसवारी में बांधकर फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। काका नाच देखने में वैसे ही तन्मय थे। थोड़ी देर के बाद काका की देह में नीचे से रह रहकर रघुनाथ चिकोटी काटने लगे। 2-3 बार तो काका ने समझा कि नीचे से कोई चीज गड़ रही है, इसलिए हाथ से आगे पीछे की देह नीचे से झाड़ दी। थोड़ी देर बाद रघुनाथ ने फिर चिकोटी काटी तो इस बार कुछ क्रोध में घूमकर काका ने पीछे की ओर देखा। रघुनाथ ने पूछा, क्या है? मालूम नहीं, पीछे से कोई खोद रहा है। लोग नाच देखने आए हैं कि तुमको खोदने? जहां जाते हो वहीं खड़मंडल डाल देते हो। चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। काका फिर मंच की ओर देखने लगे।
रघुनाथ ने फिर वही हरकत की। काका ने आव देखा न ताव, पैर के नीचे दबाया हुआ अपना डंडा निकाला और बिजली की तरह घूमकर अपने पीछे के लोगों पर दो एक बार बरसा दिया। किसी के कंधे, किसी की कनपटी, किसी के सिर पर चोट लगी। क्रोध में लोग एकाएक खड़े हो गए। गाली गलौज और बैठो बैठो की आवाजें आने लगी। कौन बैठता है? तंबू में हुड़दंग मच गया। रघुनाथ ने काका की बांह पकड़ी और फुर्ती से तंबू के बाहर खींच लाए। पीछे बैठे हुए लोग आगे के खड़े हुए लोगों से बैठ जाने के लिए चिल्लाने लगे। झगड़ा दूसरे दूसरे लोगों में बढ़ने लगा। नाटक बंद हो गया। 10-15 मिनट बाद लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रात के लगभग 2 बज रहे थे, किंतु ललचाई आंखों से काका मुड़ मुड़ कर तंबुओं की ओर देख रहे थे। रघुनाथ उन्हें चलने को विवश कर रहे थे। रहा न गया तो काका बोले, थोड़ी देर और देखा जाए यार, रात भर नाच देखो। उधर नाव कोई खोल ले गया तो माला जपोगे। और काका की बांह पकड़कर बसवारी की ओर खींचते हुए रघुनाथ बोले, चलो झटपट निकला जाए, नहीं तो गांव के लोग डोंगी पर लद जाएंगे। बेबसी में काका वापस चले। नाव पर आए हुए बाकी लोग अपनी जगह से ही काका और रघुनाथ को ताड़ रहे थे। नाव की ओर इन्हें बढ़ते देखा तो तंबू में से उठकर वे लोग भी पीछे पीछे चले। पहली बार जहां नाव बधी थी वहां पहुंचने पर नाव नहीं मिली तो काका के प्राण सूख गए। नाव कहां है रे? जाओ खूब नाच देखो। रघुनाथ ने ताना मारा। आखिर गई कहां? यहीं तो बांध कर हम लोग गए थे। ढूंढो यारो, ढूंढो। कोई सुई डोरा है जो नहीं मिलेगा? देखो, रस्सी टूटकर अगल बगल बह तो नहीं गई है। रघुनाथ कृत्रिम ढंग से बिगड़े। तुम्हारी 4 आंखें हैं तो ढूंढो। काका को पसीना छूटने लगा। डर के मारे कांपते हुए बोले, अब क्या होगा रघुनाथ? रघुनाथ क्या बतावें, अकेले वहीं तो चढ़ के आए नहीं थे। और लोगों से क्यों नहीं पूछते? 4-5 मिनट वैसे ही खड़े रहने पर काका सिर पकड़कर बैठ गए। गोल के बाकी लोग अंगोछे से मुंह तोप कर हंस रहे थे। नाव अगर न मिली तो सुन लो रघुनाथ, गले में अंगोछा कस के प्राण दे दूंगा। नाच देखने तुम आए, प्राण दोगे रघुनाथ पर? नाव न मिली तो क्या होगा? बगल में खड़े बिहारी ने बात कसी। रघुनाथ ने बिहारी को इशारा किया और बिहारी बगल की बसवारी में बधी नाव थोड़ी देर में खोल लाया। आते ही काका से बोला, बाप रे बाप, न जाने कितनी दूर नाव बह गई थी। लो ना, चढ़ाते समय तो नाकुर नुकुर करते हो, लेकिन मौके पर बिहारी ही काम आते हैं। काका की देह में जैसे जान आ गई। काका नाव पर बैठे, उनके पीछे 10-12 लोग भरभरा कर चढ़े। नाव बलिहार की ओर मुड़ी। बाढ़ के ठहरे जल पर चांदनी का 14वां तना था। नाव तेज चाल से बढ़ रही थी, क्योंकि सभी घर पहुंचकर सोना चाहते थे, इसलिए लगी तेजी से मार रहे थे। 2-2, 3-3 कोस की दूरी पर चारों ओर स्थित गांवों के बीच के खेतों में बाढ़ का फैला हुआ जल एक बड़ी सी झील की तरह लग रहा था। शांत, निस्तब्ध, सफेद रात, हल्की हल्की पछुआ। काका को नींद आने लगी। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 2 का वाचन यूट्यूब के सुनांचली कार्नर चैनल पर। उपन्यास कोहबर की शर्त के आगे के भागों का वाचन आप इसी चैनल पर आगे के वाचन में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।